हमारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। हमारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज पेंशन रिलीज की जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त भी जारी की जाएगी। कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि मिलेगी। बड़ी सौगात आज सीएम सैनी देने वाले हैं। पेंशन रिलीज करेंगे, आर्थिक सहायता राशि वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के लिए यह सब वितरित करेंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, ये 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। विधवा एवं निरक्षरित महिला पेंशन, पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। दिव्यांग पेंशन यानी कि विकलांगता भत्ता 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किस्त जारी की जाएगी और इसी के साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना की भी किस्त आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जारी करेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के लिए यह वितरित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज किस्त जारी करने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त भी जारी की जाएगी और इसी के साथ ही अन्य किस्त भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जारी की जाएगी। कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आज राशि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देने वाले हैं। हरियाणा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी की गई। अब हर महीने न्यूनतम वेतन में 15,220 रुपए मिलेंगे। 1 अप्रैल 2026 से यह फैसला लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने मजदूरों के वेतन में इतना बड़ा रिकॉर्ड इजाफा किया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों अकुशल मजदूरों को होगा जो अब तक 11,274 रुपए प्रतिमाह वेतन पा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें हर महीने कम से कम 15,220 रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से यह कहा गया है और इसी के साथ ही बढ़ोतरी की गई है न्यूनतम वेतन में। मजदूरों के न्यूनतम वेतन में हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई। अब हर महीने मजदूरों को 15,220 रुपए वेतन मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से यह फैसला जो है वो लागू माना जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से एक और कदम उठाया जा रहा है। मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है और मजदूरों को इस दौरान सौगात तोहफा दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। किसान का पीला सोना यानी कि गेहूं 6 महीने बाद पककर तैयार है। गेहूं की कटाई के बाद अनाज मंडियों में बिकने के लिए आना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी खरीद के नए नियमों से प्रदेश का पारा हाई हो चुका है। किसान, आड़ती और विपक्ष इन नियमों को गैर जरूरी और किसान की परेशानी बढ़ाने वाला बताकर सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। जगह जगह किसान धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि किसान का दाना दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यह कहा गया है कि नियमों में उलझाकर किसान को परेशान किया जा रहा है और उसे फसल कम दाम पर मंडियों में बाहर बेचने को मजबूर किया जा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में गेहूं खरीद के सरकारी नियमों पर प्रदेश का पारा चढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र, सीएम नायब सिंह सैनी के क्षेत्र नारायणगढ़ पहुंचकर अनाज मंडी का दौरा करते नजर आए। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने के लिए लगातार ऐसे कानून पर कानून पास कर रही है जिससे किसान मजबूर हो जाए और अपनी फसल मंडी में न बेचकर बाहर बेचे। किसान को किसी भी तरीके से एमएसपी का फायदा न मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जमीन बहू बेटियों के नाम है, अब क्या वो भी बायोमेट्रिक के लिए आएंगी? पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिखवाओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने। एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। बायोमेट्रिक का अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी जमीन है, औरतों के नाम भी जमीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? उधर किसान संगठन और आड़ती भी नियमों के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। सिरसा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर फैसला वापस लेने की मांग की और 11 अप्रैल को
दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। इसमें अल्टीमेटम 11 तारीख का जो दे रहे हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नेशनल हाईवे जो है वो सारे पूरे हरियाणा के जो हाईवे है वो उसमें चक्का जाम किया जाएगा। सभी किसान मजदूर, आड़ती, व्यापारी, सभी जो कमेरा वर्ग है उनका सहयोग लेकर आने वाली 11 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे। चीन की जुलाना नई अनाज मंडी में एक किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। गतौली गांव के किसान नरेश ढांडा अपनी गेहूं की फसल ट्रैक्टर ट्रॉली की बजाय बैलगाड़ी में भरकर मंडी पहुंचे। मंडी पहुंचने पर नरेश ढांडा को बिना किसी परेशानी के गेट पास जारी कर दिया गया। मैं 2 किलो का जमींदार हूँ, मेरा इतना ही जुगाड़ है, मेरे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, बैल बग्गी है, ये बग्गी भी टूटी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अनाज मंडी में ले आऊंगा। जो 10 गेड़े हो, 15 हो, 20 हो। तो जो हरियाणा सरकार काले कानून लेके आई है, अब पता चलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को और इसके प्रशासन को हमारा बायोमेट्रिक और नंबर प्लेट के फोटो कैसे लोगे आप। विपक्ष किसान आड़तियों के आरोपों और आंदोलन की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसान को किसी प्रकार की न दिक्कत आने देंगे, ना कोई जुम्मस आने देंगे, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है, किसान की मजबूती के लिए काम कर रही है। सरकार दावा कर रही है किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उधर विपक्ष और किसान आड़ती नए नियमों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या नए नियमों के तहत ही इस बार गेहूं की सरकारी खरीद पूरी की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। विपक्ष के नेता लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नारायणगढ़ और सढौरा मंडी का दौरा किया। मंडियों में खरीद व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया, किसानों से बातचीत की गई और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। बेमौसम बारिश और पोर्टल की समस्या किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही। कहा कि बायोमेट्रिक जैसी व्यवस्थाएं किसानों के लिए परेशानी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से मंडियों का दौरा किया जा रहा है, किसानों से बातचीत की जा रही है, मंडियों के प्रबंधों को लेकर जायजा लिया जा रहा है और जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ ही सरकार के लाए हुए यह नियमों को लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, ये मतलब तमाशा बना रखा है। कि वास्तविकता के अंदर इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। परसों 7 तारीख को मैं तावड़ू और नू मंडी में गया, मेवात जिले के अंदर। आपको आश्चर्य होगा सुन करके जो मशीन थी, हमने उस अधिकारी को बुलाया जो खरीद, गेहूं उठाए, मशीन में डाले, बटन दबाया, 13.5 लिखा हुआ है। हमने आड़ती भाई से कहा मशीन और लाओ, 2 मशीनें आई व्यापारी भाइयों से, गेहूं डाला गया, बटन दबाया, 9.5 आया। तो आप देखिए 4% फर्क है सरकार की मशीनरी में। कुछ नौजवानों ने वीडियो बनाया। इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके उनके अधिकारी लोगों को परेशान करना चाहते हैं, अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और इधर आपका बारदाना नहीं है, कहीं उनका लिफ्टिंग नहीं हो रही, छोटी मोटी जो खरीद हो रही है। जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जीए फार्म कैसे बनेगा, जीए फार्म नहीं बनेगा तो पेमेंट कैसे होगी। महिलाओं के आरक्षण बिल पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। महिलाओं को मजबूत बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहा कि दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, उन्हें उनका हक मिलना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। 33% आरक्षण से महिलाओं को और ताकत मिलेगी। मंडियों के दौरों को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस के दौरों पर मंत्री बेदी ने चुटकी ली है और तंज कसे हैं। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हुड्डा का दौरा ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ सीख भी लेना चाहिए। बड़ा बयान दिया गया है। दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, उन्हें उनका हक मिलना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर
कैबिनेट मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि 33% आरक्षण से महिलाओं को मजबूती मिलेगी। मंडियों के दौरों को लेकर भी राजनीति गर्मा चुकी है। लगातार विपक्ष की ओर से जहां मंडियों का दौरा किया जा रहा है, वहीं पर मंत्री बेदी ने यहां पर चुटकी ली है और इसी के साथ ही कहा कि लगातार कैबिनेट मंत्री, विधायक, नेता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दौरा कर रहे हैं मंडियों का, विपक्ष के नेता जा रहे हैं मंडियों में, तो उनको इससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। बड़ा बयान दिया गया कैबिनेट मंत्री बेदी की ओर से। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और उनको सशक्त करना, एम्पावर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मोदी जी ने चलाया। आज जो पूरे देश के अंदर लिंगानुपात घट रहा था, तो वो आज बराबरी पर लगभग आया है। उनकी शिक्षा की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर महिलाओं को जो विशेष अधिकार दिए, बराबरी का अधिकार दिए, उनको बराबरी पर लाना सभी की जिम्मेवारी बनती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। इसलिए यह महिला सशक्तिकरण बिल जब पास हो जाएगा, महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो एक बहुत बड़ी चेंजेस भारत के राजनीतिक इतिहास के अंदर होगी। आप लोग भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप। हमने सभी किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी। वो तो बेमौसमी बारिश और तूफान, ओलावृष्टि के कारण जो समस्या खड़ी हुई है, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आई है। और हुड्डा जी दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी तो हरियाणा प्रदेश के विधायक हैं, LOP हैं, जाना चाहिए। परंतु जाने के साथ साथ कुछ सीख के भी आना चाहिए कि हमारे कार्यकाल के अंदर किसानों की कितनी दुर्गति थी और आज हमने किसानों के हित के लिए कितने काम किए। कभी 2 रुपए के चेक मिला करते थे, कभी 22 रुपए के चेक मिला करते, लोग मारे मारे फिरते थे, पटवारियों के गुलाम थे। आज ऑनलाइन सिस्टम से, नई टेक्नोलॉजी के साथ किसान का जे फार्म कटने के बाद 48 घंटे के अंदर किसान की फसल का कीमत किसान की जेब में होती है। आज किसान का किस प्रकार से जीवन सुगमा किया है, कृषि यंत्रों पर 80% तक की छूट देकर किसान को मजबूत किया है। किसान सम्मान निधि किसान की जेब में सीधी जाती है। किसानों को मिलने वाला फसली ऋण में किस प्रकार किसानों को सुविधा मिली है, बागवानी के किसानों को, फ्लोरिकल्चर के किसान को, वेजिटेबल के किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत कितना बड़ा योगदान हमारी सरकार कर रही है, वो सारी चीजें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीख लेनी चाहिए। सालासर मंदिर विवाद में अब कन्हैया मित्तल की एंट्री हो चुकी है। मंदिर में हिसार के व्यापारी परिवार के साथ यह मारपीट का मामला है। भजन गायक कन्हैया मित्तल की एंट्री से अब कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मंदिर में ले जाकर विवाद खत्म करवाएंगे कन्हैया मित्तल की ओर से कहा गया कि अब यूटर्न लेते हुए परिवार को ही निशाने पर ले लिया गया है। तो कन्हैया मित्तल की एंट्री ने और नई कंट्रोवर्सी यहां पर पैदा कर दी है। कन्हैया मित्तल ने फेसबुक पेज पर एक के बाद एक कई पोस्ट डाली। संजय अरोड़ा का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मैं ऐसे परिवार के साथ सालासर मंदिर नहीं जाऊंगा जो शराब मांस का सेवन करता हो। कन्हैया मित्तल की ओर से यह भी कहा गया कि वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने परिवार के समर्थन में आए लोगों को शराबी तक कह डाला। कहा कि जिन लोगों को ड्रामेबाजी करनी है करे और जितनी करनी है उतनी करे। वहीं व्यापारी संजय अरोड़ा ने पूरे मामले पर कन्हैया मित्तल को मानहानि केस करवाने की चेतावनी दी है। लेकिन मैं उनके लिए उनके साथ बिल्कुल नहीं जा सकता है कि जो व्यक्ति इस तरीके का मांस खाता हो और उसके साथ मैं सालासर चला जाऊं, ये बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इस पक्ष में हैं कि मांस खाओ और सालासर जाओ, तो वो उनके साथ खड़े हो जाओ, अपने को कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, ये शुभम जी लिख रहे हैं राजनीति बंद कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। राकेश टंडी जी, ट्रंप सरपंच, तुम जो मर्जी लिखो यार, कोई अपने को फर्क नहीं। सोशल मीडिया यहाँ पर तो जो कूड़ा खाता है उसके भी कितने मिलियन फॉलोअर हैं, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं मेरा पक्ष जरूर रखूंगा और उसको रखने से मुझे कोई नहीं रख सकता।
संत रामपाल से जुड़ी बड़ी खबर है। आज जेल से बाहर आ सकते हैं संत रामपाल। रामपाल को देशद्रोह के केस में जमानत मिली है। 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे संत रामपाल और आज वह जेल से बाहर आ सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में जमानत दी है, बड़ी राहत सुनाई थी और आज यह जानकारी मिल रही है कि संत रामपाल जेल से बाहर आ सकते हैं। राहत से संत रामपाल के समर्थक काफी खुश है। संत रामपाल फिलहाल हरियाणा के हिसार जेल में बंद है। साल 2014 में संत रामपाल की गिरफ्तारी हुई थी। उस दौरान हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में प्रशासन और समर्थकों के बीच बड़ा टकराव हुआ था। इस झड़प के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इसी मामले से जुड़े विभिन्न आरोपों के तहत संत रामपाल के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे, जिनमें देशद्रोह का मामला भी शामिल था। और इसमें कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। संत रामपाल को जमानत दे दी गई है और जानकारी आज मिल रही है कि संत रामपाल जेल से बाहर आ सकते हैं और इसको लेकर संत रामपाल के समर्थकों में काफी खुशी है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में राहत दी है। संत रामपाल को 2014 का यह मामला है जब संत रामपाल की गिरफ्तारी हुई थी। 11 साल बाद संत रामपाल को यह राहत मिली है और आज वह जेल से बाहर आ सकते हैं। इसको लेकर संत रामपाल के समर्थकों में काफी उत्साह है, खुशी है और वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो सुरक्षा के काफी नियम किए गए हैं। 11 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं संत रामपाल। देशद्रोह का यह मामला, संत रामपाल को गिरफ्तार किया गया था और 11 साल से जेल में बंद थे। आज वह जेल से बाहर आ सकते हैं। करनाल के मुनक गांव में आग का कहर देखने को मिला। जलकर राख हो चुकी है किसानों की जो 6 महीने की मेहनत थी। 3 किसानों की 5 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी है। कंबाइन से गेहूं कटाई के दौरान यह आग लगी है। मौके पर घोरंडा फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और करनाल जिले के मुनक में मुनक हेड के पास वीरवार को गेहूं की कटाई के दौरान अचानक खेतों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 3 किसानों की करीब 5 एकड़ फसल जलकर राख हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पटवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही किसानों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग नहीं बुझती तो आसपास को खड़ी फसल भी चपेट में आ सकती थी, भारी नुकसान हो सकता था। करनाल की है तस्वीरें जहां पर मुनक गांव में आग का कहर देखने को मिला और इस दौरान 6 महीने से जो किसानों की ओर से फसल पकाई गई थी वह जलकर राख होती हुई नजर आई है। कंबाइन से गेहूं की कटाई के दौरान यह आग लगी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, पटवारी पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही किसानों ने आग पर काबू पाया है। वहीं महम में रील बनाते हुए बड़ा हादसा हुआ है। रील बनाते समय युवकों की कार दीवार में घुसी है। ऑटो को टक्कर मारने के बाद यह कार बेकाबू हुई। सेल्फ ड्राइव के लिए किराए पर ली गई थी और घटना में मकान मालिक बाल बाल बच गए हैं। कार पहले सड़क पर जा रहे सवारियों से भरे एक ऑटो से टकराई। अनियंत्रित कार सीधे मकान की दीवार में जा घुसी। बड़ा हादसा होने से टला है, जानी नुकसान से बचाव रहा है, लेकिन मामूली चोटें भी आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं महम की। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। सेल्फ ड्राइव के लिए यह कार किराए पर ली गई थी। घटना में मकान मालिक बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें काफी खौफनाक हैं। किस तरह तेज रफ्तार कार जब यह आती है तो ऑटो को पहले टक्कर मारती है। बताया जा रहा है कि ऑटो में कुछ सवारियां भी मौजूद थी। ऑटो को टक्कर मारने के बाद यह कार बेकाबू हुई और दीवार में जा भिड़ी। महम में रील बनाते हुए यह बड़ा हादसा हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि इन लोगों की ओर से सेल्फ ड्राइव के लिए यह कार किराए पर ली गई थी और यह बड़ा हादसा हो गया। वहीं पंचकुला में इंजीनियर की लाश मिली है। दीवार पर खून से लिखा एक नोट भी मिला है, जहां पर लिखा गया था कि आई कांट कॉल। शव का हाल देख पुलिस भी सन्न रह चुकी है। पंचकुला के अमरावती इनक्लेव में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक की खून से लथपथ लाश किराए के कमरे में मिली। उसके हाथों में तेजधार हथियार से करीब 50 से अधिक वार के निशान पाए गए हैं। वहीं गर्दन पर भी गहरे घाव थे।
कमरे में खून के छोटे जो छींटे दीवारों पर मिले हैं, फर्श पर फैले मिले। दीवार पर खून के छींटों के बीच लिखा हुआ था कि आई कांट कॉल। यह देखकर पुलिस सन्न रह चुकी है। आप दीवारें देख सकते हैं किस तरह भरी हुई हैं और दीवारों पर, फर्श पर खून के छींटे पड़े मिले। 26 वर्षीय इस युवक की मौत हो चुकी है और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई वार इस युवक पर किए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि भी एक बंदा आदमी ने किराए पे रूम ले रखा है और वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाउस नंबर 657 में अमरावती से। तो वहाँ हमने जाके देखा तो वहां से हमने दरवाजा अंदर खोला, जोर दबा के खोला तो दरवाजा देखा, अंदर एक आदमी ने अपने ही शरीर को चाकू मारकर सुसाइड किया हुआ था। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र करीब 26 साल। और क्या नाम है इसका? उसका नाम है जी पांदला ऋषिकेश। ये हैदराबाद का रहने वाला है और यहाँ पे अमरावती में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करता। अभी 4 तारीख से यहाँ पे रहने लगा है। 30 तारीख को इसने ज्वाइन किया था। उसके बाद अभी मृतकों के कारण का पता नहीं चला है किस रीजन से। अब इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है और जैसे ही घर वाले आते हैं फिर उसके आगामी कार्रवाई की। तो पंचकुला में यह हादसा हुआ। एक व्यक्ति की लाश मिली है। इस युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल चुकी है। पुलिस की ओर से जांच जारी है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।